हेलो एवरीवन, मारू स्टडी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के पिछले 3 माह में घटित करंट विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने पहले मारू स्टडी एजुकेशन के साप्ताहिक करंट अफेयर्स को देखा है तो इसे आप रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आर्थिक सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने सलाहकार परिषद का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं। तो ये कौन है अभी अध्यक्ष? तो अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी हैं और इनके साथ में उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं डॉक्टर अरविंद मायाराम। इनका पूरा नाम है डॉक्टर अरविंद मायाराम। यह हमारे मुख्यमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार भी है, तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसका ध्यान रखिएगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के, उनके आर्थिक सलाहकार कौन है? तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर अरविंद मायाराम। दांडी मार्च के 90 वर्ष पूरे होने पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी के 150वीं जयंती समारोह पर पद यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का नाम एवं कहां से इसका आयोजन किया जाएगा ये हमें बताना है। हालांकि ये यात्रा अब स्थगित कर दी गई है कोरोना वायरस के चलते, तब भी इसका नाम क्या है? दांडी संदेश यात्रा। और ये शुरू कहाँ से होनी थी? अहमदाबाद से। अब इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो हमें ध्यान में रखने। यह यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होनी थी। साथ ही इस यात्रा के अंदर जो टोटल डिस्टेंस कवर की जाती है वो कितनी थी? 386 किलोमीटर। और ये शुरू कहाँ से होती? साबरमती से शुरू होकर दांडी पर ख़त्म होती। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। 1000 करोड़ की आईएम शक्ति निधि अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है और किस विभाग से इसका संबंध है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद क्या है? महिलाओं को उचित शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य एवं सशक्त बनाने हेतु आईएम शक्ति निधि अभियान शुरू किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जो राज्य मंत्री हैं बाल विकास विभाग के, वो कौन है? महिला एवं बाल विकास विभाग के? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। राजस्थान सरकार ने डीएमआईसी को भंग किया। इसका स्थान किस औद्योगिक इकाई ने लिया है? हाल ही में डीएमआईसी को भंग किया गया है। डीएमआईसी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को अभी भंग कर दिया गया है और इसका स्थान कौन सी इकाई लेगी? रीको। रीको को हम इंग्लिश के अंदर RIICO के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर फुल फॉर्म हमसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। एक बार वापस, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1980 को। प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम हमें ध्यान रखना है। रीको के अध्यक्ष कौन है? कुलदीप राका जी। कुलदीप राका जी। और इसकी घोषणा कि डीएमआईसी को भंग कर दिया गया है, इसकी घोषणा कौन कर रहा है? मतलब किन्होंने की है अभी? तो वो की गई है प्रसादी लाल मीणा, जो कि हमारे क्या हैं? उद्योग मंत्री हैं। भारतीय सेना की लीगल ब्रांच किस नाम से जानी जाती है? तो ये किस नाम से जानी जाती है? JAG। JAG का मतलब क्या होगा हमारे पास में? जज एडवोकेट जनरल, जिसे हम जैक के नाम से भी जानते हैं। तो JAG भारतीय सेना की लीगल ब्रांच के नाम से जानी जाती है। साथ ही हाल में कार्यरत कर्नल अमित कुमार और लेफ्टिनेंट कर्नल अनु डोगरा जल्द जैग कपल बन जाएंगे। वे अभी कहाँ कार्यरत है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये अभी कोणार्क कोर के जोधपुर में पदस्थापित है। साथ ही विश्व की समस्त सेनाओं में ये कपल क्या है? सीनियर है और इन्हें अभी क्या बनाया गया है? जैक कपल बनाया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि प्रेजेंट में भारतीय सेना के चीफ कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कोडामार होली राजस्थान में कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये हमें पता है कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाए अजमेर की। साथ ही बहुत तरह की होली खेली भी जाती है, जैसे पत्थरमार होली, लठमार होली। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, हमें ध्यान रखना है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली के अंदर। और देवर भाभी की होली ये कहाँ प्रसिद्ध है? ब्यावर के अंदर। तो ये हमें ध्यान में रखना है। बादशाह मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादशाह मेला कहाँ प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है ब्यावर के अंदर, जो कि अजमेर के पास में है। BM बिरला कप किस खेल से संबंधित है? BM बिरला कप हाल ही में जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। यह पोलो से संबंधित है, तो हमें ये ध्यान रखना है।
हाल ही में नीट पीजी काउंसलिंग किस संस्थान द्वारा करवाई जाएगी? तो ये किसके द्वारा करवाई जाएगी? ये करवाई जाएगी RUHS डेंटल कॉलेज के द्वारा। RUHS डेंटल कॉलेज जो है, इसमें RUHS इसका नाम हमें ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या है? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। तो इसके जो वाइस चांसलर हैं, जो कुलपति हैं, इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर राम बाबू पवार। राज्य चुनाव आयोग ने कितने जिलों में नगर निगमों के चुनाव की घोषणा की है? तो हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने 3 जिलों के अंदर नगर निगम चुनावों की घोषणा की थी। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो प्रेजेंट में हमारे राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह मेहरा। प्रेजेंट में जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम क्या है? प्रेम सिंह मेहरा। साथ ही जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, जिसे हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी कहते हैं, उनका नाम क्या है? आनंद कुमार। तो प्रेम सिंह मेहरा हमारे क्या हो जाएंगे? राज्य चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? आनंद कुमार। मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? आनंद कुमार। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। राज्य में नवगठित नगर निगमों में नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है राज्य में नवगठित नगर निगमों में नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चन से लिंक्ड है। हाल ही में जो चुनाव होने थे वो कहाँ होने थे? 3 जिलों के अंदर, जयपुर, कोटा और जोधपुर में। जयपुर के अंदर भी जयपुर हेरिटेज व जयपुर ग्रेटर में होने थे। कोटा में कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के अंदर। जोधपुर में जोधपुर उत्तर एवं जोधपुर दक्षिण के अंदर। अजमेर के अंदर अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण निगम नहीं है, केवल AD ही है, अजमेर नगर निगम ही है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर उत्तर एवं अजमेर दक्षिण नवगठित नगर निगमों में नहीं है। किस यूनिवर्सिटी ने स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों के पुत्र पुत्रियों को फीस में राहत देने वाली तथा अंक तालिकाओं पर QR कोड से अंक संबंधित सूचना प्राप्त जैसी सुविधाओं को आगामी सत्र से लागू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के द्वारा। इसके द्वारा यहाँ पर जो QR कोड है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। इसके ज़रिए जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो अपने अंक तालिकाओं से अंक संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों के पुत्र पुत्रियों को फीस में राहत भी दी जाएगी। प्रेजेंट में जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हैं, इनके जो कुलपति हैं, उनका नाम हमें ध्यान में रखना है। तो वो कौन है? डॉक्टर रामपाल सिंह। डॉक्टर रामपाल सिंह, ये नाम हमें ध्यान रखना है। ग्रीस की पहली महिला कतरीना सकलेरापाओ ने किस पद की शपथ ली है? ये ते है, हटा दीजिएगा यहाँ पर। कतरीना सकलेरापाओ ने किस पद की शपथ ली है? तो हाल ही में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। इन्होंने ये पहले जिस पद पर कार्यरत थी वो था जज का। अब ये जज से डायरेक्टली क्या बन चुके हैं? राष्ट्रपति बन चुकी हैं। साथ ही ग्रीस की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? एथेंस। और एथेंस में सर्वप्रथम 1896 के अंदर 1896 में प्रथम ओलंपिक का आयोजन किया गया था। उसके बाद में एथेंस में 2004 में ओलंपिक हुए। और प्रेजेंट में ओलंपिक कहाँ होने थे? जापान के टोक्यो शहर के अंदर। लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये अभी स्थगित कर दिए गए हैं और ओलंपिक कमेटी ने 2021 में इसका आयोजन करने की घोषणा की है। तो ओलंपिक के नज़रिए से ये क्वेश्चन तब भी इम्पोर्टेंट बनता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में ये भी जुड़ी हुई है कि जब राष्ट्रपति पद की शपथ इन्होंने ली थी तो इनकी संसद के अंदर, यानी ग्रीस की संसद के अंदर कोई भी संसद के मेंबर जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे कोरोना वायरस के चलते हुए। तो इन्होंने अकेले ने ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC A++ ग्रेडिंग किस विश्वविद्यालय को दी गई है? तो हाल ही में NAC A++ ग्रेडिंग वनस्थली विद्यापीठ टोंक को। यहाँ पर 17% मात्रात्मक मूल्यांकन एवं 30% गुणात्मक मूल्यांकन के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। प्रेजेंट में जो NAC है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, जिसे हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद भी कहते हैं, इसके डायरेक्टर कौन है? तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है
कि नैक के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, एस.सी. शर्मा। एस.सी. शर्मा नैक के डायरेक्टर हैं और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना, वो कब हुई थी, 1994 के अंदर। ये भी हमें ध्यान रखना है। बाड़मेर 1.75 लाख बैरल पर डे तेल का उत्खनन कर रहा है। अगले वर्ष 2020-21 तक कितने तेल के उत्खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो कितने तेल के उत्खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 3 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन सा बन सकता है कि 1 बैरल के अंदर कितने लीटर हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। तो 1 बैरल इक्वल टू कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 158.987 लीटर, जिसे हम राउंड फिगर के अंदर कितना बताते हैं, 159 लीटर। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 बैरल के अंदर कितना लीटर होता है, 158.987 लीटर या 159 लीटर। किस योजना के तहत बेहतर संचालन के लिए राजस्थान को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के अवार्ड से नवाजा गया है? तो हाल ही में उड़ान योजना के तहत राजस्थान को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के अवार्ड से नवाजा गया है। उड़ान योजना कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई 27 अप्रैल 2017 को। कब लागू की गई थी? 27 अप्रैल 2017 को। यह हमें ध्यान में रखना है। राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। इस विधेयक में मानहानि मुकदमे में कोर्ट फीस अधिकतम कितने रुपए रखी गई है? तो अगर कोई मानहानि का केस करता है तो उसे अधिकतम फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी? 25,000 रुपये। तो ये हमें ध्यान में रखना है। राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रदेश में अपने अधीन संचालित होटल परिसरों में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का निर्णय लिया। ये कब से लागू होगा? तो हाल ही में यह कब से लागू होगा? अंग्रेजी शराब को होटल परिसर में खोलने का निर्णय 1 अप्रैल 2020 से। हमारी जो आरटीडीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये डेट लगभग सिमिलर है, बस सन आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1979 को, 1979 को। साथ ही जो टूरिज़्म स्लोगन है, टूरिज़्म पर्यटन का जो स्लोगन है हमारे पास में अभी, वो क्या है? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। तो ये हमें ध्यान रखना है कि टूरिज़्म स्लोगन कौन सा है, पधारो मारे देश। आरटीडीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1979 को। साथ ही जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है। तो वो कौन है अभी प्रेजेंट में? विश्वेंद्र सिंह जी, जो कि भरतपुर से हैं। विश्वेंद्र सिंह जी जो कि कहाँ से हैं? भरतपुर से। राज्य के सभी थानों को किस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा जिससे देश के किसी भी जेल में बंद अपराधी के बारे में पता चल सकेगा? तो हाल ही में किस सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा सभी राज्यों के जेलों को? तो वो है ई प्रिजन सॉफ्टवेयर। मेज नदी किस शहर से संबंधित है? हाल ही में ये चर्चा में थी। तो ये संबंधित है किससे? बूंदी से। सुपोषित माँ अभियान कहाँ से शुरू हुआ है? तो हाल ही में ये अभियान कोटा से शुरू हुआ है। केवल गर्भवती महिलाओं के लिए हर माह पोषण किट दिया जाएगा इस अभियान के ज़रिए। इस अभियान के तहत होगा क्या? हजारों सक्षम परिवार जो कि कैपेबल है वो एक महिला को गोद लेंगे और उसको कुपोषण की समस्या से दूर वह रह सके, इसके लिए हर माह पोषण किट उनको दिए जाएंगे इनकी तरफ से। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हाल ही में शिवसेना का मुखपत्र सामना का नया संपादक किसे नियुक्त किया गया है? तो नए संपादक कौन बने अभी? रश्मि ठाकरे जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और पहले कौन थे? संजय राउत जी। तो ये ध्यान रखना है। प्रेजेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ये भी हमें ध्यान रखना है। 13वां प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हाल ही में ये गुजरात के अंदर संपन्न हुआ। वैश्विक वन्यजीव समझौते में 10 प्रवासी प्रजातियों के नाम जोड़े गए हैं। इसमें से भारतीयों की कितनी प्रजातियाँ जोड़ी गई है? 3 प्रजातियों को। साथ ही इस प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का जो शुभंकर है वो किसे बनाया गया है? जो शुभंकर है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कुडावन। 67वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? हालांकि ये आयोजित हो चुकी है। तो यह कहाँ की गई है? ये की गई है पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। इसकी उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अशोक चांदना, जो कि हमारे राज्य खेल मंत्री हैं। तो ये ध्यान रखना हमें।
बालू मिट्टी से सॉलिड लुब्रिकेंट बनाया गया जो कि 1100 डिग्री तापमान पर भी नहीं पिघलेगा। यह उपलब्धि किसके द्वारा हासिल की गई है? तो हाल ही में ये उपलब्धि आईआईटी जोधपुर के द्वारा हासिल की गई है। इन्होंने बालू मिट्टी रेल के कणों के बीच में निकेल ऑक्साइड, बालू मिट्टी के जो रेत के कण होते हैं उनके बीच में क्या डाला? निकेल ऑक्साइड को इन्वॉल्व किया और 1100 डिग्री पर जब उसे पिघलाने की कोशिश की गई तो वो नहीं पिघला। और ये उपलब्धि आने वाले समय में अंतरिक्ष यान के डिज़ाइन और उसके आउटर सरफेस को बनाने में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये बड़ी उपलब्धि है जो कि किसके द्वारा हासिल की गई है? आईआईटी जोधपुर के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना है। अहमदाबाद में खेली गई गुजरात ओपन पिकल बॉल टूर्नामेंट में किसने गोल्ड जीता? तो हाल ही में राजस्थान ने इसमें गोल्ड जीता है। इसमें अश्विनी वधवा एवं अर्जुन सिंह ने पुरुष युगल में गोल्ड जीता है। तो ये ध्यान रखना है हमें। पृथ्वीराज सिंह रूपन अभी निजी यात्रा पर जयपुर आए। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जो पृथ्वीराज सिंह हैं वो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है और उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ला बेला होली महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल ही में ला बेला होली महोत्सव अजमेर पुष्कर के अंदर आयोजित किया गया। अपनी बेटी आपनो मान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिल्ली द्वारा बेटियों के लिए देश भर में हुए नवाचारों के लिए 25 ज़िले चिन्हित किए गए हैं। उसमें से राजस्थान के किस ज़िले को चुना गया है? तो हाल ही में पाली ज़िले को चुना गया है। इसके माध्यम से शिक्षा को परंपरागत तरीके से हटकर गतिविधियों द्वारा यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाया जाएगा। साथ ही इसमें एक मस्ती की पाठशाला नवाचार भी शामिल है। तो ये मस्ती की पाठशाला नवाचार हमें ध्यान रखना है। ये किससे संबंधित है? अपनी बेटी आपनो मान और पाली जिले से। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि विधेयक 2020 पारित हुआ है। इसके संबंध में कथन सत्य है। वकालतनामा पर वेलफेयर टिकट 25 रुपये से 100 रुपये कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आजीवन सदस्यता के लिए 17,500 रुपये को बदल कर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो वन लाइनर होंगे, तो हमें ध्यान रखना है ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में भूमि अवाप्ति को लेकर 221 किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ पर किया गया? तो हाल ही में बागोड़ा जालोर दादाल ग्राम पंचायत के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ किसानों की मांग है जो भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू जो हाईवे वहाँ से निकाला जा रहा है उसको शिफ्ट करके हाईवे 68 पर ले जाया जाए। किस पर? हाईवे 68 पर शिफ्ट किया जाए, या फिर जो सीमांत किसान हैं उनके, क्योंकि सीमांत किसान जो होते हैं उनकी ज़मीन कम होती है तो उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए उनके परिवार में से किसी लोगों को, और जो किसान की जो सिंचित भूमि है उसकी जगह या तो सिंचित भूमि दी जाए या फिर बाज़ार भाव पर उसका मूल्य उनको अदा किया जाए। तो इसे लेकर वहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही है। अच्छा, इस विरोध प्रदर्शन को जो लीड कर रहे हैं, जो संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम हमें ध्यान रखना है। तो उनका नाम क्या है? चौधरी रमेश दलाल। चौधरी रमेश दलाल ये कौन है? संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बागोड़ा के। तो ये हमें ध्यान रखना है। 1350 बीघा भूमि को सरकार ने जेडीए के ज़रिए अधिग्रहण करने के विरोध में भूमि सत्याग्रह किया। ये कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ये नींदड़ गांव रामपुरा जयपुर में किया गया। नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक कौन है? ये संयोजक जो है हमारे वो कौन है? नरेंद्र सिंह शेखावत जी। तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत किसान संघर्ष समिति के संयोजक हैं। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात के सीमावर्ती सिरोही और आसपास के इलाकों में धरती से नीचे कई खनिज भंडार मौजूद हैं। ये खोज किसके द्वारा की गई है एवं किस तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है? तो हाल ही में यह खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा ही किया गया। साथ ही इसमें जो तकनीक यूज़ की गई है वो कौन सी यूज़ की गई है? मैग्नेटिक ग्रेडियोमेट्री एवं रेडियोमेट्रिक टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो उपलब्ध खनिज है उसमें कौन कौन से खनिज की संभावना जताई जा रही है? लिग्नाइट, जस्ता, लोह, तांबा, सोना, टंगस्टन
और हाइड्रोकार्बन तत्व। तो ये हमें ध्यान में रखना है। विधानसभा में इस सत्र से किस व्यवस्था को बंद करने का फैसला अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा किया गया है? पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर स्पीकर अपनी बात रख रहे हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो अपनी बात कह रहे हैं कोई, तो विपक्ष की पार्टी किसी भी समय पर उन्हें पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए रोक सकती है। तो इस व्यवस्था को हाल ही में सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उन्होंने इस व्यवस्था को बंद करने का निर्णय किया है। देश में मेट्रो का संचालन पूर्णतया महिलाओं द्वारा किस स्टेशन पर संचालित किया गया है? तो हाल ही में जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन यानी JMRC, जयपुर मेट्रो रेलवे स्टेशन कॉरपोरेशन के यहाँ स्टेशन श्यामनगर है और कंट्रोलर कौन है? प्राची उपाध्याय। यहाँ पर ये जो मेट्रो का संचालन है वो महिलाओं द्वारा किया गया है। हाल ही में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट द्वारा सर्वाधिक निर्यात करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी किसे सम्मानित किया गया है? जोधपुर जिले के राधेश्याम रंगा जी को, साथ ही अशोक चौहान एवं राहुल जौहरी को सम्मानित किया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि राधेश्याम रंगा जी को 2019 के अंदर भी इसी सम्मान से सम्मानित किया गया था सर्वाधिक निर्यात करने के लिए। केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला सचिव कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो हाल ही में डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, इन्हें केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहली महिला सचिव बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा 3 वर्ष के लिए होगा, जो 2020 से 2023 तक होगा। यह देश की प्रथम महिला वैज्ञानिक व राजस्थान की प्रथम रसायन शास्त्री हैं, तो इनका नाम हमें ध्यान रखना है। साथ ही जो केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन है वो हमारे भारत रत्न CN राव की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया था, तो यह हमें ध्यान रखना है। बाड़मेर धुलंडी को किस मेले का आयोजन हुआ? तो बाड़मेर धुलंडी को बड़ी गैर मेले का आयोजन हुआ। इसमें पारंपरिक नर्तक विशेष आंगी बांगी कुर्ता पहनते हैं। अच्छा, बाड़मेर होली से संबंधित हमने एक तथ्य अभी पहले भी देखा था कि वहाँ कौन सी होली फेमस है? पत्थरमार होली, तो ये हमें ध्यान में रखना है। वरिष्ठ साहित्यकार और सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की पूर्व सिंधी विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमला गोखलानी, इनका नाम हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर कमला गोखलानी को वर्ष 2019-20 का आजीवन साहित्य सेवा का गौरवशाली सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है, तो इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। इसके अंतर्गत उनको पुरस्कार राशि में 5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। हाल ही में उदयपुर की जलपरी के नाम से विख्यात गौरवी सिंघवी को लंदन में आयोजित किस अवार्ड से नवाजा गया? किसके द्वारा? तो हाल ही में गौरवी सिंघवी को ऑनरे स्कॉट अवार्ड से नवाजा गया। जो अवार्ड दिया गया है किस संस्थान द्वारा दिया गया है? चैनल स्विमिंग और पायलट फेडरेशन के द्वारा। गौरवी सिंघवी ने केवल 13 घंटे 28 मिनट के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया था। इस उपलब्धि के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में इस माह प्रसिद्ध मेले व त्यौहार कौन कौन से हैं? महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ बढ़ता है? करौली के अंदर, और इसकी जो तिथि है वो क्या है? फागुन कृष्ण 13 को, तो ये हमें ध्यान रखना है। तिल चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी को बनाई जाती है, इसे संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। इस दिन रूठी सास को मनाने का पर्व भी कहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। माघ कृष्ण अमावस्या, इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। माघ शुक्ल पंचमी, इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सरस्वती माता की पूजा होती है और पीले वस्त्र पहने जाते हैं। माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में, जो कि कहाँ स्थित है? डूंगरपुर के अंदर, यहाँ किसका कुंभ लगता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है। बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। माघ शुक्ल पूर्णिमा को ही मरु महोत्सव भी आयोजित किया जाता है, जो कि कहाँ किया जाता है? जैसलमेर। ग्रामीण सड़क विकास में राजस्थान में उल्लेखनीय कार्य करने पर केंद्र से कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार को कितने रुपए की राशि प्राप्त हुई है केंद्र से? 184 करोड़ 76 लाख रुपए की। यह किस योजना के अंतर्गत आता है? तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आता है, जो कि सन 2000 में लॉन्च की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा।
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व कहाँ पर स्थित है? तो हाल ही में ये न्यूज़ में था, तो हमें ध्यान रखना है ये कहाँ स्थित है। ये कोटा के अंदर स्थित है। हाल ही में खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देने व तकनीकी रूप से दक्ष बनाने हेतु SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है? तो हाल ही में SAI, जिसे हम साई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश में 23 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा की है। साथ ही जो भारत का खेल मंत्री विभाग है वो किसके पास में, खेल मंत्रालय किसके पास में? किरण रिजिजू के पास में। तथा साई के महानिदेशक का नाम हमें ध्यान में रखना है, वो हैं संदीप प्रधान। संदीप प्रधान, इनका नाम भी ऐसे शुरू हो रहा है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐसे ही शुरू हो रहा है, तो ध्यान रख सकते हैं इसे। राजस्थान में जो खेल मंत्रालय है वो किसके पास में? खेल विभाग अशोक चांदना जी के पास में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा से जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको हाईटेक तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। CRPF ने 81वें स्थापना दिवस पर किस योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो हाल ही में CRPF ने किस योजना का शुभारंभ किया है? इन्होंने किया है हमारे शहीदों पर गर्व है। इसके अंतर्गत शहीदों के परिवार को पूर्ण स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। साथ ही ये जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 19 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है CRPF का। कांस्टेबल के लिए जीवन पर्यंत सुविधा के लिए प्रीमियम राशि 30,000 रुपये रखी गई है इस बीमा कवर के अंदर, और अधिकारियों के लिए ये राशि कितनी है? 1.20 लाख रुपये है। साथ ही CRPF के जो महानिदेशक हैं वो कौन है अभी प्रेजेंट में? AP माहेश्वरी प्रेजेंट के अंदर CRPF के महानिदेशक हैं। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि CRPF का मोटो उद्देश्य क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चावल पर फिल्मी गीत लिखकर राजस्थान के अजमेर ज़िले के किस व्यक्ति ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो हाल ही में बच्चन सिंह चौहान ने चावल पर फिल्मी गीत लिखकर राजस्थान के अजमेर ज़िले से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है। इन्होंने 2019 के अंदर भी राजस्थान बुक ऑफ अवार्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया था, इन्हें वहाँ से भी सम्मान मिला था, तो हमें इनका नाम ध्यान रखना है। इन्होंने राजा हिंदुस्तानी का सॉन्ग को चावल पर लिखा था और इस वजह से उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में नागौर निवासी डॉक्टर शिवानी मुंडा को प्लास्टिक वेस्ट पर कलाकृतियाँ बनाने हेतु किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इन्हें प्रेजेंट में किस अवार्ड से नवाजा गया है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से। ये नागौर की रहने वाली हैं, तो इनका भी हमें ध्यान में रखना है। स्वतंत्रता सेनानी श्रवण लाल प्रजापति की देह का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया, इनका संबंध है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्वाधीनता संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑपरेशन सफ़ेद सागर से। तो जो स्वतंत्रता सेनानी हैं श्रवण लाल प्रजापति जी, इनका संबंध किससे है? स्वाधीनता संग्राम से और गोवा मुक्ति आंदोलन से। ऑपरेशन सफ़ेद सागर से इनका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 2। गोवा मुक्ति आंदोलन के जो जनक हैं इनका हमें ध्यान रखना है, ये कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनका नाम हमें ध्यान रखना है। साथ ही ये कब शुरू हुआ था आंदोलन? 1961 के अंदर। 1961 के अंदर शुरू हुआ था। और क्यों शुरू हुआ था? ताकि गोवा को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया जा सके, तो ये हमें ध्यान रखना है। ऑपरेशन आशा के संबंध में कथन सत्य है, तो हाल ही में ये न्यूज़ के अंदर था, तो ये किससे संबंधित है? ये मानव तस्करी विरोधी शाखा है या चाइल्ड लाइन से संबंधित है? ये दोनों ही इस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ दोनों कथन ही सही होंगे हमारे। ये मानव तस्करी विरोधी शाखा है जो मानव तस्करी को रोक लगाने के लिए काम करती है, साथ ही चाइल्ड लाइन से भी संबंधित है। ताजेवाला हेड किससे संबंधित है? बनास नदी से, माही नदी से, यमुना नदी से, बैडश नदी से। तो हाल ही में ये नदी जो ताजावाला हेड है ये अभी प्रेजेंट में न्यूज़ के अंदर है, और ये किस नदी से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है यमुना नदी से। हमारे राजस्थान के अंदर ताजावाला हेड से चूरू, सीकर, झुंझुनू इन जिलों को पीने का पानी तथा सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जानी थी, और ये जो पानी की व्यवस्था की जा रही थी वो यमुना नदी के जल से की जा रही थी। साथ ही 1994 के अंदर 5 राज्यों के मध्य समझौता हुआ था जिसमें कि यमुना के पानी को शेयर किया जाना था। तो ताजेवाला हेड से जो पानी राजस्थान के हिस्से में आता, वहाँ पर राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में अभी थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको लेकर ये न्यूज़ अभी करंट में चर्चा के अंदर है। तो हमें ध्यान रखना है कि ताजावाला हेड किस नदी से रिलेटेड है?
यमुना नदी से है, और राजस्थान को जो पानी आवंटित किया गया है उस पर अभी हरियाणा से बातचीत चल रही है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, साथ में ये जो 5 राज्य थे वो कौन कौन से थे? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली। बीटेक कोर्स में 3 विकल्प देने वाला राजस्थान का पहला संस्थान कौन सा बना है? तो हाल ही में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर बीटेक कोर्स में 3 विकल्प देने वाला राजस्थान का पहला संस्थान बना है। कौन कौन से कोर्स इसमें अभी अवेलेबल होंगे? बीटेक कोर्स, बीटेक ऑनर्स कोर्स, बीटेक विथ माइनर कोर्स। बीटेक कोर्स जनरली सभी जगह चल रहा है, जिसमें एक पर्टिकुलर ब्रांच को लिया जाता है। जैसे अगर इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच है, जैसे हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो इसके अलावा बीटेक ऑनर्स कोर्स अगर कोई ऑप्ट करता है, कोई सब्जेक्ट्स को लेता है, तो उसे एमटेक का कोई सब्जेक्ट एडवांस सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। साथ ही बीटेक विथ माइनर कोर्स के अंदर जो स्ट्रीम उसने यूज़ करी है, जिस भी स्टूडेंट ने जो भी स्ट्रीम यूज़ करी है, जैसे सपोज़ कीजिए अगर उसने मैकेनिकल ब्रांच लिए तो उसे साथ में माइनर कोर्स के तौर पर कंप्यूटर साइंस की नॉलेज भी मिलेगी, साथ ही मैनेजमेंट। इसके अलावा अगर वो मैनेजमेंट स्किल्स लेना चाहता है तो मैनेजमेंट कोर्स में भी अप्लाई कर सकता है, या फिर एनर्जी फील्ड से रिलेटेड कोर्स में अप्लाई कर सकता है। अगर वो सिविल को बीटेक विद माइनर कोर्स के साथ में लेता है तो सिविल के साथ में वो माइनर कोर्स में आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर एनवायरनमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये हाल ही में किसने शुरू किया है? मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MNIT जयपुर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के कुलपति अभी प्रेजेंट में कौन है? तो कौन है हमारे कुलपति सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के? वो हैं प्रोफेसर अरुण के पुजारी। अच्छा, कुलाधिपति कौन है? तो कुलाधिपति का नाम भी हमें ध्यान में रखना है, वो है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन, ये कौन है? कुलाधिपति। संसद ने कितने संस्कृत संस्थान को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्तर के केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने वाले बिल की मंजूरी दी है? तो हाल ही में कितने संस्कृत विश्वविद्यालय को ये दर्जा मिला है? तो ये मिला है 3 संस्कृत विश्वविद्यालयों को, और वो कौन से हैं? राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये हमें ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर कितने हफ्ते कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 26 हफ्ते। यानी कि 12 हफ्ते अगर पहले था तो कितने दिन होंगे हमारे पास में? 7 दिन के हिसाब से 84 दिन, और 26 हफ्ते के हिसाब से अब मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिनों की लीव मिल सकती है? वो हैं 182 दिन। तो यह हमें ध्यान रखना है कि 84 दिन से अब बढ़कर कितना हो गया है? 182 डेज़, 182 दिन। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के तहत 4 जिलों में महिलाओं को दूसरी संतान जन्म लेने पर कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा? तो हाल ही में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है, और इसमें कितने रुपए दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा 6000 रुपये। और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में यूज़ की गई है, शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यानी कि राजस्थान के दक्षिणी छोर के जो ज़िले हैं वहाँ पर ये शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राजस्थान की किस डेयरी को एक स्किम मिल्क पाउडर भंडार घर सौंपा है? तो हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राजस्थान की अजमेर डेयरी को 1 स्किम मिल्क पाउडर भंडार घर सौंपा है। जो अजमेर डेयरी हैं उसके जो अध्यक्ष हैं, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी थे, और इनका नाम क्या है? रामचंद्र चौधरी जी। 4 SMP गोदाम बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, जिसकी लागत कितनी आएगी? 10 करोड़ की। इसमें 5000 मैट्रिक टन घी जो है वो संग्रहित किया जा सकता है। इसके साथ में अगर हम देखें कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के जो प्रेजेंट में चेयरमैन हैं, उनका नाम हमें ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है? श्री दिलीप रथ। श्री दिलीप रथ। तथा जो फर्स्ट चेयरमैन थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के, वो बड़े ही फेमस थे। श्वेत क्रांति इन्होंने अपना मुख्य योगदान दिया था, और इनका नाम क्या है? वी कुरियन, जिन्हें हम वर्गीस कुरियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाओं को जगह मिल सकती है? तो हाल ही में किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिल सकती है? तो ये हैं राजस्थानी, भोजपुरी और भोटी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि अभी तक राजस्थानी भाषा को संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन नेपाल में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल चुकी है। साथ ही वहाँ के जो सांसद हैं वो राजस्थानी भाषा में शपथ लेते हैं। अच्छा, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें डिसाइड कैसे करते हैं इस संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर इसको ऐड किया जाएगा? तो इसके लिए हमारे पास में ये लिस्ट है जो कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये लिस्ट ऑफ लैंग्वेज इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल, तो 8वें शेड्यूल के अंदर ये हमारे पास में अवेलेबल है। ये 1 से लेके 22 तक ये सभी लैंग्वेज हमारे संविधान के अंदर ऑलरेडी शामिल की जा चुकी हैं। और बाकी जो लैंग्वेज हैं जिनकी डिमांड है कि इनको भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, ये सभी लैंग्वेजेस कितनी हैं? ये टोटल 38 तक। ये इन फ्यूचर जब भी हमारे संविधान में इनको इंक्लूड किया जाएगा तो इन भाषाओं को इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में किसको इंक्लूड किया गया है? भोटी, राजस्थानी और एक और कौन सी थी हमारे पास में? भोजपुरी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वच्छ हवा के लिए राज्य में किस जिले में पहला टावर ट्री लगाया है जो कि प्रदूषण के संक्रमण को कम करेगा? तो हाल ही में राजस्थान के अंदर जयपुर ज़िले में पहला टावर ट्री लगाया गया है जो कि फ़िल्ट्रेशन का काम करेगा। इसमें 5 लेयर फ़िल्ट्रेशन होगा स्वच्छ हवा के लिए। यह अजमेरी गेट स्थित यादगार के पास में लगाया गया है और जो फ़िल्ट्रेशन होगा उसके टॉप लेवल पे एक फ़ोटो कैटेलिक फ़िल्टर लगा होगा, जिसमें सेकंड लेवल जो होगा उस पर एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर होगा, थर्ड लेवल पर फाइन फ़िल्टर होगा, फोर्थ लेवल पर टी फ़िल्टर होगा और सबसे नीचे जालीदार नुमा एक फ़िल्टर होगा। तो ये कहाँ लगाया गया है? जयपुर के अंदर अजमेरी गेट स्थित यादगार के पास में। इसके द्वारा 1300 वर्ग मीटर इलाके में ये प्रभावी रहेगा जो कि वायु को साफ़ करने में काम में आएगा। 2500 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा की दर से ये हवा को साफ़ करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है। राजस्थान में कुल कितने सैनिक स्कूल कार्यरत हैं? हाल ही में न्यूज़ में था। तो कितने स्कूल कार्यरत हैं सैनिक स्कूल? तो राजस्थान में अभी केवल 2 स्कूल कार्यरत हैं। वो स्कूल कहाँ पर है? एक तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर और दूसरा है झुंझुनू में। तीसरे स्कूल के लिए राजस्थान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। वो कहाँ पर बनेगा? अलवर के अंदर। तथा साथ ही सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर ज़िला मुख्यालय पर इसे खोलने की मांग करी थी और इसका कारण उन्होंने क्या बताया था कि ये नसीराबाद छावनी जो है वो पास में ही है और वहाँ के बच्चों को, जो भी नसीराबाद छावनी के जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए सैनिक स्कूल के अंदर मतलब सैनिक स्कूल में उनको पढ़ाया जाए, क्योंकि वो अभी प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने मांग रखी थी। और हमें ध्यान रखना है कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो हैं वो कौन है? श्रीपद नायक। साथ ही पूरे भारत में सैनिक स्कूल की जो संख्या है वो कितनी है टोटल? वो है टोटल 33। केवल 33 स्कूल ही सैनिक स्कूल हैं जो भारत के अंदर है, जिसमें से 2 स्कूल राजस्थान के अंदर, तीसरे पे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, यानी कि वो उसको मंजूरी मिल गई है स्कूल बनने की, और चौथी की मांग सांसद भागीरथ चौधरी ने करी है। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में किन खिलाड़ियों के लिए 2% कोटा नौकरियों में देने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान में 2% आरक्षण नौकरियों में, जो भी स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरियों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले कंडीशन थी कि वो नेशनल खेले हो, इंटरनेशनल खेले हो, तब तो उनको कोटा मिलता था। लेकिन अभी ये जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा लूज़ कर दिया गया है, यानी थोड़ा कम कर दिया गया है। तो अब किसको मिलेगा ये कोटा? जो मेडलिस्ट नहीं है पर नेशनल खेले, यानी उनको कोई भी मेडल नहीं मिला है लेकिन वो नेशनल खेले हैं, तो उन्हें ये कोटा मिलेगा। भारतीय खान ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार देश में सबसे अधिक अवैध खनन किस राज्य में होता है? तो हाल ही में जो खनन विभाग ने रिपोर्ट दी थी भारत के खान ब्यूरो के द्वारा, उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा खनन किस राज्य में होता है? वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है और सेकंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। यहाँ पे भी अरावलियों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। साथ ही अवैध खनन जगह जगह पर जारी हैं अभी भी। हमारे जो केंद्रीय खान मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी जी। और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री में कौन है? प्रमोद बाया जी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान में 4800 खरब लीटर पानी के भंडार तलाश करने के लिए तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यतः ये क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है आपके बाड़मेर से। बाड़मेर रिफाइनरी के बारे में आपने सुना ही है।
बाड़मेर सांचौर बेसिन क्षेत्र से क्रूड ऑयल वेलपेड से पानी की धार निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा जालोर, बीकानेर व जैसलमेर में भी पानी की तलाश की जा रही है। और ये पानी की तलाश क्यों की जा रही है? यह खोज सरस्वती नदी के पद चिन्हों पर हो रही है, और सरस्वती नदी को हम अंतः प्रवाह की नदी भी कहते हैं। तो इस वजह से इस पर काम चल रहा है, और तकरीबन 350 मीटर नीचे पानी की उपलब्धता पाई गई है। तेल खोज में लगी 19 रिग को ये काम दिया गया है, वो इस क्षेत्र में पानी की धार को निकालने के प्रयास कर रही है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि वो किस क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है, बाड़मेर क्षेत्र से। टीपी एक्ट के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की, वह चाहे विवाहित है या नहीं, कोई समस्या होने पर वह अबॉर्शन करवा सकती है। अगर वह शारीरिक, मानसिक या अन्य समस्या के चलते मां नहीं बनना चाहती हो तो अबॉर्शन करवाने का उसका हक है। जनरली हमारे माइंड में इसके लिए यही आएगा कि अबॉर्शन तो एक गलत चीज़ है, तो अबॉर्शन नहीं करवा सकती है। तो यहाँ हम दोनों कथन को असत्य इसका मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत ये दोनों कथन ही सत्य हैं। साथ ही कथन 1 का जो कारण है वो है कथन 2। अब इसे हम एक बार वापस पढ़ते हैं। एमटीपी एक्ट के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की लड़की, वह चाहे विवाहित है या नहीं, कोई समस्या होने पर वह अबॉर्शन करवा सकती है। अगर वह शारीरिक, मानसिक या अन्य समस्या के चलते मां नहीं बनना चाहती है तो अबॉर्शन करवाने का उसका हक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने सुरक्षा के लिहाज से ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जो कि मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट माइग्रेशन वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल का उपयोग करेगा। इस पोर्टल का क्या नाम रखा है? तो इस पोर्टल का क्या नाम रखा है उन्होंने? ई बडी के थ्रू अब जो स्टूडेंट्स है वो मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट माइग्रेशन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। ये किसने किया है? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो प्रेजेंट में वाइस चांसलर हैं, उनका नाम हमें ध्यान में रखना है। उनका नाम क्या है? प्रोफेसर R.A. गुप्ता। ये कौन है अभी प्रेजेंट में? राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। 12वें व 13वें केसी के अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए प्रविष्टि आमंत्रित की गई है। ये अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अवार्ड प्रिंट जर्नलिज्म से संबंधित है। इसमें जो इनाम राशि है वो कितनी है? 11,000 अमेरिकी डॉलर है, जो काफ़ी है। यह कर्पूर चंद कुलिश अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, जो कि राजस्थान पत्रिका के क्या हैं? फाउंडर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। सही गलत पहचानिए। सज्जनगढ़ जयसमंद अभ्यारण्य बागदड़ा नेचर पार्क, ये किससे संबंधित है? उदयपुर से। बला किला परिसर स्थित करणी माता मंदिर अलवर से। चंवाई कंजर्वेशन प्रिजर्व पाली से। ये किससे संबंधित है? ये तीनों एग्जैक्टली सही है। सज्जनगढ़ जो है वो उदयपुर से, बाला किला परिसर स्थित करणी माता मंदिर अलवर से संबंधित है, और जवाई कंजर्वेशन प्रिजर्व ये कहाँ से संबंधित है? पाली से। फड आर्ट से कोरोना बचाव का मैसेज का प्रयास किया जा रहा है। ये आर्ट कहाँ से संबंधित है? तो ये फड आर्ट जो है वो कहाँ से संबंधित है? शाहपुरा भीलवाड़ा से। इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने दिया गया है। ये फड आर्ट है जो आपको दिखाई गई है। लोगों के ग्रुप से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दिया जा रहा है। फड आर्ट के द्वारा कोरोना बचाव का मैसेज दिया जा रहा है। हाल ही में न्यूज़ में था, तो हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। और इसके जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये फ़ोटो बनाई है, इनका नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि आर्टिस्ट कौन है? कल्याण जोशी। हाल ही में भारतीय साहित्य द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट चर्चा में है, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस से के समान एक अलग वायरस से संबंधित बात पर प्रकाश डाला गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है रजत चौधरी द्वारा। किस बुक का नाम क्या है? द बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। ये नाम ध्यान रखना हमें। SMS अस्पताल जयपुर पॉजिटिव मरीजों को रोबोट के द्वारा दवा दी जाएगी। इस रोबोट का क्या नाम है? तो इस रोबोट का नाम जो है वो क्या है? रोबोसोना 2.5। ये रोबोसोना जो है 7 से 10 किलोग्राम तक का वजन उठा सकने में सक्षम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में किन्हें जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं। देवेंद्र कच्छावा, सतीश कुमार शर्मा, प्रभा शर्मा, मनोज व्यास, रामेश्वर व्यास, CK सोनगरा या इंद्रजीत मोहंती। तो ये तो नाम पहले से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन है? हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। बाकी देवेंद्र कच्छावा, सतीश कुमार शर्मा, प्रभा शर्मा, मनोज व्यास, रामेश्वर व्यास, CK सोनगरा, ये सभी अभी जज के पदों पर नियुक्त किए गए हैं। इन सभी का एक साथ मैंने नाम दे दिया है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखिएगा। देवेंद्र कच्छावा, सतीश कुमार शर्मा जी, प्रभा शर्मा, मनोज व्यास जी, रामेश्वर व्यास और CK सोनगरा जी, ये सभी अभी 6 लोग जज के पद पर नियुक्त किए गए हैं।
हाल ही में ब्रह्मा कुमारी स्नेह की मुख्य प्रशासक व स्वच्छ भारत मिशन ब्रांड एम्बेसडर राजयोगिनी दादी जानकी को 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनकी जगह अब मुख्य प्रशासक कौन होगा? तो इनका नाम क्या है? दादी हृदय मोहिनी। ये अब मुख्य प्रशासक होंगी, तो इनका नाम हमें ध्यान में रखना है। साथ ही ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है, इसकी जो फाउंडिंग जो जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो इनका नाम भी हमें ध्यान में रखना है, दादा लेखराज कृपलानी द्वारा। दादा लेखराज कृपलानी, इनका नाम ध्यान रखना है। साथ ही जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है माउंट आबू के अंदर। जनरली ब्रह्मा कुमारी संस्थान को जो लोग हैं वो ओम शांति के नाम से भी जानते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा इसे। हाल ही में राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12% से 17% कर दिया गया है। यह नियम कब से लागू किया जाएगा? तो महंगाई भत्ता पहले जो 12% था उसे बढ़ाकर 5% तक बढ़ा दिया गया है, और अब कितना कर दिया गया है? 17%। 12 से 17 कर दिया गया है। यह नियम कब से लागू किया जाएगा? तो न्यूज़ 2020 की है, लेकिन ये लागू कब से किया जाएगा? 1 जुलाई 2019 से लागू किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखिए। हाल ही में जोधपुर के रातनाड़ा निवासी चंदन सिंह का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1965 में इन्हें वीर चक्र मिला था, और 1971 में इन्हें महावीर चक्र मिला था। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में केंद्र एवं राज्य सरकार विद्युत अधिनियम 2003 की किस धारा के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का उपयोग कर वितरण कंपनियों के बिल नहीं चुका पाने पर उत्पादक कंपनी 3 माह तक विद्युत सप्लाई बाधित नहीं कर सकती, तथा यह विनियामक आयोग के लिए मानना बाध्यकारी है? तो हमें यहाँ पर यह पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का उपयोग कर कौन कर रहा है शक्ति को प्राप्त? केंद्र एवं राज्य सरकार। तो केंद्र के पास में धारा 107 के अनुरूप शक्तियाँ प्राप्त है, और राज्य को धारा 108 के अंतर्गत। अब होगा क्या इससे? जैसे यहाँ लिखा है कि वितरण कंपनियों के बिल नहीं चुका पाने पर, अब जो भी वितरण कंपनियाँ हैं, जैसे अभी कोरोना वैश्विक महामारी के चलते जो पब्लिक है वो बिजली के बिल जो होगी वो जमा नहीं करा पाएगी, और वितरण कंपनियों के पास में बिल का जो भी पैसा होगा वो नहीं आ पाएगा, और वो आगे इसको जो उत्पादक कंपनी है उनके पास में नहीं पहुंचा पाएगी, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार किस धारा का यूज़ कर रहे हैं? धारा 107 एवं धारा 108। तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ये न्यूज़ भी आई थी कि बिलों को स्थगित कर दिया गया है, और साथ में जो डिस्कॉम है उनको 600 करोड़ के आसपास का ऋण भी दिया जा रहा है। यहाँ पर विनियामक आयोग जो होगा उसको ये मानना पड़ेगा। अच्छा, विनियामक आयोग की हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो विनियामक आयोग है उसका क्या नाम है? राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, और इंग्लिश में अगर इससे हम कहेंगे तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन, यानी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग। ये हमें ध्यान रखना है। इसका जो इस्टेब्लिश्ड टाइम है, इस्टेब्लिश्ड पीरियड है, कब इसकी स्थापना हुई थी, तो वो हमें ध्यान रखनी है, 2 जनवरी 2000 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। साथ ही इसके ऑपरेशन क्या होते हैं, जनरली वर्क क्या करता है? तो जनरली जो विनियामक आयोग होता है ये एज ए रेगुलेटर की जैसे काम करता है, जैसे जनरेशन, सप्लाई, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इनको रेगुलेट करने का वर्क करता है। साथ में नीतियाँ बनाता है, पॉलिसी बनाता है, और स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी खुद के राज्य में तथा दूसरे राज्यों में अगर विद्युत की सप्लाई को पहुंचाना है तो इसके रिगार्डिंग रूल्स और भी अदर तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ वो सब कौन परफॉर्म करता है? विद्युत विनियामक आयोग द्वारा। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप और जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके को देख सकते हैं, और पेज नंबर 38 पर आप डायरेक्टली चेक कीजिएगा, तब आपको धारा 107 एवं धारा 108 के बारे में जानकारी और मिलेगी। हाल ही में पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए लगभग पूरा कोर्स जल्द ही यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। इसकी जानकारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव ने दी। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम क्या है? सुचि शर्मा। हमें ध्यान रखना है। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रेजेंट में, इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है। तो कौन है? BTU के कुलपति, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर हकम चंद हकमदान चारण।
हकमदान चारण। HD चारण जो है वो कौन है? बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। हाल ही में जयपुर के किस फिल्म मेकर को यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो प्रेजेंट में अभी यशवर्धन गोस्वामी को, जो जयपुर के निवासी हैं, उन्हें हे राम के लिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। कहाँ पर? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में। तो ध्यान रखना हमें। हाल ही में CBSE ने 11वीं कक्षा के किस विषय का विकल्प छात्रों के लिए इस सत्र में रखा जाएगा, इस सत्र से रखा जाएगा? अप्लाइड इंग्लिश, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड हिंदी, अप्लाइड फिजिक्स। तो ये कौन सा विषय होगा? अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसका जो विकल्प है छात्रों के लिए इस सत्र से रखा जाएगा। पिछले साल ही 10वीं में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑप्शन भी दिया गया था, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु। यह ऐप लोकेशन डाटा में ब्लूटूथ से संक्रमण के बारे में बताता है। साथ ही IIT मुंबई ने भी एक क्वारंटाइन ऐप को बनाया है, और इसके साथ IIT दिल्ली ने भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पर आधारित एक ऐप बनाया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। हाल ही में कर्मचारियों को कोरोना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए इंफ्रारेड तकनीक को उपयोग कर टेम्परेचर सेंसर गन किसके द्वारा बनाई गई है? तो हाल ही में टेम्परेचर सेंसर गन किसके द्वारा बनाई गई है? नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा। अब ये नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के द्वारा बनाई गई है। तो हमारे प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह हमारे कौन है? अभी नौसेना अध्यक्ष हैं। क्या आप बताएंगे नौसेना दिवस कब मनाया नौसेना दिवस कब बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। PPE का क्या मतलब है? हाल ही में कोरोना महामारी के चलते इस वर्ड को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं: पीपल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर आप जब कभी न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ इसको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी कहा जा रहा है, जो कि गलत है। WHO की साइट पर इसे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ICMR यानी कि जो इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, वहाँ पर भी इसको क्या बताया गया है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो PPE का हमें ध्यान रखना है। राज्य में राजस्थान कारागार विभाग द्वारा जेल से बंदियों की परिजन से मुलाकात अब मुलाकात प्रोजेक्ट के तहत कराई जाएगी। इस ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया है? तो हाल ही में राजस्थान कारागार विभाग द्वारा ऑपरेशन संजय एवं खाका तैयार किया गया है। ऑपरेशन संजय आपको याद होगा, जो महाभारत के युद्ध के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती थी उसके बारे में बताता था धृतराष्ट्र को। तो संजय भी कुछ ऐसा ही है। इसमें जो बंदी गृह के अंदर जो बंदी है, जो जेल के अंदर है, वो अपने परिजनों से 5 मिनट के लिए मुलाकात प्रोजेक्ट के थ्रू प्रिजन वेबसाइट से क्या कर सकता है? प्रत्यक्ष मुलाकात कर सकता है वीडियो के थ्रू। और इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? ऑपरेशन संजय एवं खाका। वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो जेल डिपार्टमेंट के DGP हैं, हमें उनका नाम ध्यान रखना है। वो कौन है? श्री NRK रेड्डी। श्री NRK रेड्डी। तो ये इनका नाम हमें। मैकेनिकली ऑपरेटेड एबूबैंक वेंटिलेटर जयपुर में किस प्रमुख उद्योग कंपनी द्वारा तैयार किया गया है? तो हाल ही में जयपुर की एक फेमस कंपनी है NBC कंपनी, उन्होंने ईजाद किया है। ये एक बियरिंग कंपनी है जिन्होंने मैकेनिकली ऑपरेटेड एबूबैंक वेंटिलेटर बनाया है। इसे हमें ध्यान रखना है। पोर्टेबल इमरजेंसी वेंटिलेटर जीवन लाइट किन 2 प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बनाया गया है? तो हाल ही में ये IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम क्या है? एरोबायोसिस। इन्होंने जीवन लाइट करके एक पोर्टेबल इमरजेंसी वेंटिलेटर बनाया है। इसकी खासियत क्या क्या है? इसे मोबाइल ऐप के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है तथा जो भी पेशेंट की सांस है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है, और ये बैटरी ऑपरेटेड भी है। तो ये कौन सा है वेंटिलेटर? जीवन लाइट के नाम से। और किन्होंने किया है? IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप का एक स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? एरोबायोसिस। उन्होंने ये मिलकर बनाया है। चैत्र माह अभी थोड़े समय पहले निकल चुका है। इस माह में जो भी प्रसिद्ध उत्सव और त्यौहार जो थे और जो भी मेले भरने थे जो कि चर्चा में आए थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये उत्सव का आयोजन, मेलों का आयोजन नहीं हो पाया, उनकी हम बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले है शेखावटी पर्यटक उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है? सीकर के अंदर। गणगौर मेला ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मेला आयोजित किया जाता है इसका, और ये कहाँ पर होता है? जयपुर के अंदर।
गणगौर से एक दिन पहले किसका आयोजन किया जाता है? सिंजारा का। किसका आयोजन किया जाता है? सिंजारा का। तो ये हमें ध्यान रखना है। गणगौर उत्सव कहाँ का फेमस है? शाहपुरा का। गणगौर महोत्सव राजसमंद के अंदर और नाथद्वारा में के आसपास गुलाबी गणगौर भी मनाई जाती है। मेवाड़ उत्सव उदयपुर का। बलदेव पशु मेला कहाँ पे होगा? नागौर के अंदर। नागौर का फेमस है। महावीर जी का मेला करौली में। और मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर का फेमस है। नाड़ महोत्सव ये कोटा के संगोद में आयोजित होता है। तलवारों की गैर कहाँ की फेमस है? मैनार उदयपुर के अंदर। राव जी की गैर मंडोर जोधपुर के अंदर। चंग गैर ये शेखावटी की फेमस है। गुड़ला महोत्सव ये कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। और गधों का मेला ये कहाँ पे बढ़ता है मेला? तो ये बढ़ता है लूणियावास जयपुर के पास में जो गांव है वहाँ पर। राज्य के किस पोर्टल पर मांगी गई मदद पर प्रशासन की तरफ से त्वरित कार्यवाही की जा रही है? हाल ही में किसके द्वारा किया जा रहा है? संपर्क पोर्टल के माध्यम से जितनी भी जन समस्या हैं उनकी शिकायतों को जल्दी से निराकरण करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? संपर्क पोर्टल के द्वारा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये पोर्टल राजस्थान संपर्क के नाम से है। कैराकल कैट जो कि जंगली बिल्ली की एक दुर्लभ प्रजाति है। कैराकल कैट का जोड़ा हाल ही में किस उद्यान के अंदर नज़र आया है? तो ये हाल ही में रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर नज़र आया है। इस प्रजाति की जो बिल्लियां हैं वो कुल 30 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 30 है। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में सियाकुश कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार और टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये हमें बताना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये है अलवर के अंदर। अलवर। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये है सवाई माधोपुर के अंदर। केवलादेव घना पक्षी विहार ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। और टॉडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? यह है अजमेर के पास ब्यावर क्षेत्र में राजसमंद और पाली के आच्छादित वन्य क्षेत्रों के अंदर प्रेजेंट हैं। राजीव गांधी करियर पोर्टल के यूट्यूब चैनल राज करियर पोर्टल पर 10 अप्रैल से ऑनलाइन सेशन शुरू किए जा रहे हैं। किस योजना के अंतर्गत ये संपन्न किए जा रहे हैं? तो हाल ही में ये राजीव गांधी करियर गाइडेंस योजना के अंतर्गत संपन्न किए जा रहे हैं। इसमें कक्षा 9 से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए लगभग 546 कोर्सों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत टीचिंग करियर स्कोप, 10th और 12th के बाद में क्या ऑप्शन रहेंगे उनके पास में, मेडिकल में क्या स्कोप है, वोकेशनल डिप्लोमा कैरियर स्कोप, उनकी सभी जानकारी इस गाइडेंस योजना के थ्रू दी जा रही है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान को अपनी ज़रूरत के हिसाब से 13,637 करोड़ रुपए का कर्ज आगामी कितने माह तक कभी भी ले सकने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 माह तक 13,637 करोड़ रुपए का कर्ज कभी भी लेने की मंजूरी दी है। राजस्थान ऑलरेडी ही 2,750 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुका है। यह कर्ज कुल सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से आकलन किया गया है जो कि राजस्थान को मिलेगा। मुख्यमंत्री 2500 करोड़ रुपए का पैकेज पहले ही घोषित कर चुके हैं। साथ ही आरबीआई ने 19 राज्यों को 32,500 करोड़ का कर्ज भी दिया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। राजस्थान में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होगी, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी के संयोजक कौन है? तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं कब होगी इससे रिलेटेड प्रोफेसर आर के कोठारी को कमेटी का संयोजक बनाया गया था। इनके साथ में ये सभी मेंबर्स थे। इन्होंने अभी रिपोर्ट दे दी है और इन्होंने बताया है कि जो परीक्षाएं होगी वो जून के मिडवीक के बाद में होगी। साथ ही जितने भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, इनमें सभी को अस्थायी रूप से प्रवेश दिया जाएगा। जो भी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है, जो फर्स्ट ईयर के अंदर है, और बाकी जो प्रवेश प्रक्रिया होगी वो भी जून के बाद से शुरू की जाएगी। बायो सेफ्टी लेवल 3 की सुविधा किस एम्स में शुरू होगी? तो ये हाल में किस एम्स के अंदर शुरू होगी? एम्स जोधपुर के अंदर। इसके तहत कोविड-19 सहित गंभीर बीमारियों की जांच व रिसर्च के लिए रीजनल लेवल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब में ये सुविधा शुरू होगी। इसके पहले चरण में ही 1 महीने में ही कोविड-19
की जांच क्षमता 5 से 6 गुना तक बढ़ जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे शुरू की गई है, जोधपुर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु 15,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके तहत राज्यों को 4 वर्ष तक जरूरी सामान खरीदने में सहायता मिलेगी। इस पैकेज का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 वर्ष तक जरूरी सामान खरीदने में सहायता मिलेगी, इस पैकेज का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है पैकेज का? इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इस पैकेज के 3 चरण होंगे। पहले चरण में 7,774 करोड़ तत्काल रूप से उपयोग में लिए जाएंगे और इसकी अवधि जनवरी 20 से जून 2020 तक है, यानी कि ये अभी यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड तैयार किए जाएंगे। अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले आईसीयू और नेगेटिव प्रेशर आइसो रूम बनाने में मदद ली जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई और जांच लैब को बेहतर करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पीपीई, N95 मास्क, वेंटिलेटर, टेस्टिंग किट आदि की खरीद में इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक निगरानी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। तथा दूसरा चरण कब से शुरू होगा? जुलाई 20 से मार्च 2021 तक। और तीसरा चरण कब स्टार्ट होगा? अप्रैल 21 से मार्च 2024 तक। तो हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आरबीआई द्वारा एयू बैंक के अंशकालिक चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो कि जयपुर में है इसका हेडक्वार्टर। साथ ही इसके अंशकालिक चेयरमैन किसे बनाया गया है? राज विकास वर्मा को। इन्हें 1 वर्ष की अवधि के लिए ये नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ किसे बनाया गया है? संजय अग्रवाल को। और उत्तम टिब्रेवाल को बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सीबीएसई में एआई व फाइनेंस जैसे कितने नए स्किल कोर्स इस सत्र से शामिल किए जाएंगे? तो हाल ही में सीबीएसई द्वारा 9 कोर्स को शामिल किया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक एआई, ब्यूटी एंड वेलनेस, डिज़ाइन थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, आईटी, मार्केटिंग, कमर्शियल एप्लीकेशन, मास मीडिया और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे स्किल कोर्स के अंदर स्किल कोर्स शामिल किए जाएंगे अभी इस सत्र से। स्कूल्स इन कोर्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकती है तथा इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं होगा। इसके अंतर्गत 35 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे तथा 15 मार्क्स थ्योरी के होंगे। 9वीं तथा 10वीं कक्षा के लिए 18 स्किल कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी के पास में साइंस है, सोशल साइंस या मैथ्स है और वो इनमें फ़ेल हो जाते हैं तो होने पर स्किल कोर्स उस मेन सब्जेक्ट को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और स्टूडेंट अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर 10वीं बोर्ड के अंदर कोई भी बच्चा साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के अंदर फ़ेल हो जाता है और अगर वो इस स्किल कोर्स के अंदर पास हो जाता है तो वो ऐसे रिप्लेस कर देगा और बच्चा अगली क्लास के अंदर प्रमोट हो जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए लाइक हिंदी, इंग्लिश इन पर एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें पास करना ज़रूरी होगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट पास करना अनिवार्य है। साथ ही इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 12 घंटे। तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में राधा किशन दमानी जो डी मार्ट के संस्थापक हैं, राहत कोष में उन्होंने 155 करोड़ रुपए का सहयोग किया। ये कहाँ के मूल निवासी है? तो ये अभी कहाँ के मूल निवासी है? राजस्थान के बीकानेर शहर के ये मूल निवासी है। इनका नाम हमें ध्यान रखना है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने भारतीय खाद्य निगम से अनाज खरीदने की प्रक्रिया समाप्त कर गेहूं और चावल का भाव निर्धारित किया है। तो कितना निर्धारित किया है? अभी 21 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं मिलेगा और 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चावल मिलेगा और इसे फिक्स कर दिया गया है। इसे एफसीआई के गोदामों से कोई भी संस्था या बड़ा उपभोक्ता खरीद सकता है। तो यह हमें ध्यान रखना है। साथ ही एफसीआई के जो प्रेजेंट में अभी चेयरमैन है, इनका नाम भी हमें ध्यान रखना है। तो इनका अभी चेयरमैन जो है वो कौन है एफसीआई के? डीवी प्रसाद एफसीआई के अभी चेयरमैन है। इनका नाम जो है हमें ध्यान में रखना है। हाल ही में माशिबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष को आत्माराम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं प्रोफेसर बद्रीलाल चौधरी। इन्होंने विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, इसके लिए उन्हें आत्माराम पुरस्कार दिया गया है। हिंदी सेवा संस्थान
आगरा ने वर्ष 2017 के लिए देश भर के 26 विद्वानों को नाम की घोषणा की है। इसमें से 4 जो हैं वो राजस्थान के हैं और 4 में से एक प्रोफेसर बद्रीलाल चौधरी भी हैं। क्या बता सकते हैं कि प्रेजेंट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। हनुमान जयंती, संत पीपा जयंती, महावीर स्वामी जयंती, संकष्टी चतुर्थी। तो ये किस दिवस को बनाए गए हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है। हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन आती है। संत पीपा जयंती भी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। और साथ में संकष्ट चतुर्थी, ये पूर्वी राजस्थान के अंदर वैशाख कृष्ण पक्ष में इसको मनाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू किस राज्य द्वारा की गई है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। लोक कलाकारों की आजीविका पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए यह योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत लोक कलाकारों को निर्धारित दरों पर भुगतान किया जाएगा। रविंद्र मंच को नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। लोक कलाकारों को इसके अंतर्गत 15 से 20 मिनट का वीडियो घर से ही तैयार करके इस आईडी पर, जो कि है cmfolkart.doac@gmail.com पर भेजना पड़ेगा। इस योजना में सम्मिलित होने के लिए कलाकारों को ईमेल पर वीडियो के साथ पूर्ण विवरण के साथ स्वयं के बैंक खाते का विवरण अंग्रेजी में देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। प्रेजेंट में जो हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? बीडी कल्ला। बीडी कल्ला जी, जिनका पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास जी कल्ला। ये अभी हमारे कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान में किस संस्थान ने सेल्फ डिसइंफेक्टेड वॉक इन टनल बनाई है? तो हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के द्वारा। इस किट में कितना खर्च आ रहा है? मात्र 20 पैसे आ रहा है। और इसके जो निदेशक है, आप इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं, इनके बारे में डॉक्टर ओपी यादव है। हाल ही में WHO के द्वारा ऐसे जो भी टनल बनाए जा रहे हैं, और हमने अपने पिछले वीडियो में भी इन टनल्स के बारे में बात करी है, तो ये हमारी स्वास्थ्य के लिए, यानी डायरेक्टली अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये नुकसानदायक हो सकते हैं। तो इसलिए WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको अनुमति नहीं दी है और इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड अभी तक तैयार नहीं किया गया है। इसके साथ ये जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे हम काजरी के नाम से भी जानते हैं। काजरी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इसकी स्थापना 1959 के अंदर की गई। इससे पहले इसके 2 नाम थे। 1952 में इसे मरु वनीकरण केंद्र कहते थे और 1957 में इसे मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इस काजरी जो इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यतः कार्य क्या है? जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो कि दोहन से या फिर आवश्यकता से अधिक अगर कोई दोहन कर रहा है और मृदा का स्तर इसकी वजह से गिर रहा है, तो उसको रोकने तथा मृदा से संबंधित जो भी उर्वरता शक्ति होती है मृदा की, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने में ऐसे प्रयासों को ये बढ़ावा देता है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये है जोधपुर के अंदर। काजी के जो निदेशक हैं, आप उनका नाम ध्यान रख सकते हैं, वो कौन है? डॉक्टर ओपी यादव। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के लाखों किसानों को कोरोना संकट के दौर में बड़ी राहत देते हुए खरीफ सीजन 2020 के लिए किस फसल के प्रमाणित बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में किस फसल के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे? तो वो है खरीफ की फसल। कौन सी है हमारे पास में? मक्का एवं बाजरा। आप यहाँ नोट के अंदर नीचे देख सकते हैं कि ये दिए किसको जाएंगे? प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में 5 लाख किसानों को मक्का के प्रमाणित बीज के 5 किलोग्राम के मिनी कट, यानी 5 kg मक्का के लिए और उसकी भी मिनी कट, और बाजरा उत्पादक जिलों के 10 लाख किसानों को
1.5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणित बीज के मिनी कट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही इस बार राज्य सरकार ने एफसीआई के खरीद केंद्रों की संख्या 204 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 300 कर दी है। तो हाल ही में ये जो एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी सेंटर हैं उनको राजस्थान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। साथ ही खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुवाई का टाइमिंग हमें पता है कब होता है, जून जुलाई के अंदर, और कटाई नवंबर दिसंबर में। इसके साथ जो रबी की फसल होती है उसकी बुवाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई कब होती है, मार्च अप्रैल के दौरान। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान खाद्य विभाग एवं नागरिक आपूर्ति जो मंत्रालय है अभी राजस्थान का, वो किसके पास में है, रमेश चंद्र मीणा जी के पास में, रमेश चंद्र मीणा जी के पास में है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रगतिशील विचारक के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तो हाल ही में श्री दुष्यंत ओझा जी का निधन हो गया था। ये एक प्रगतिशील विचारक के साथ में पत्रकार भी थे और इनकी राजस्थान के अंदर बहुत सक्रिय भूमिका रही है, जिसका कि उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे सीपीआई के सक्रिय सदस्य रहे, साथ ही किसानों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं, आम आवाम के अधिकारों के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। इन्होंने जिन जिन कमेटियों को रिप्रेजेंट किया उनके बारे में यहाँ नीचे दे रखा है। सांप्रदायिक विरोधी कमेटी राजस्थान के संस्थापक, कौमी एकता ट्रस्ट नई दिल्ली के सदस्य, विजय सिंह पथिक स्मृति संस्थान के संस्थापक, स्वामी कुमारानंद स्मारक समिति के, राजस्थान पीपल्स पब्लिशिंग हाउस जयपुर के डायरेक्टर, अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन जयपुर के संस्थापक पद पर रहते हुए उन्होंने सदैव जनहित कार्यों के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार से सरसों पर लागू 1% मंडी सेस को समाप्त करने की मांग की। राजस्थान में कुल कितनी सरसों की तेल मिलों की इकाइयाँ हैं? तो हाल ही में जो प्रेजेंट में सरसों की तेल मिलों की जो इकाइयाँ हैं वो कितनी है, टोटल 1800 है। अब यहाँ एक टर्म और आई है, 1% मंडी सेस। यहाँ पर सेस क्या होता है? सेस एक तरह से टैक्स का ही रूप है जो कि टैक्स अमाउंट पर दिया जाता है और गवर्नमेंट इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेती है जब तक कि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। हमें ध्यान रखना है। साथ ही सरसों की तेल मिलों की इकाइयों की बात आ रही है तो एक क्वेश्चन सरसों से रिलेटेड हमेशा पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। वो कौन सा है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? तो आप सभी जानते हैं वो कहाँ पर है, भरतपुर सेवर के अंदर, भरतपुर सेवर में। लेकिन इसका जो अभी वर्तमान में नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में नाम क्या है, सरसों अनुसंधान निदेशालय, सरसों अनुसंधान निदेशालय। पहले क्या था नाम, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट इस्माइल किस राज्य से संबंधित है? तो हाल ही में ये राजस्थान राज्य के अंदर शुरू किया गया था प्रोजेक्ट इस्माइल। इस्माइल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको 2 ग्रुप के थ्रू, CEEO ग्रुप और PEEO ग्रुप, जिसके बारे में हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी पाठ्य सामग्री है वो CEO ग्रुप से PO ग्रुप के अंदर ट्रांसफ़र की जा रही है और PO ग्रुप में जितने भी टीचर्स जुड़े हुए हैं वो ये कंटेंट आगे बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान की माधवी वर्मा के नाम से मानी जाने वाली जोधपुर की हिंदी की प्रख्यात कवयित्री का निधन हो गया। इनका क्या नाम है? तो इनका क्या नाम है, सावित्री डागा जी। इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष पद पर रहीं। साथ ही इन्होंने 24 किताबें प्रकाशित की है, जिसमें 8 पुस्तकों का संपादन भी किया है। इनके काव्य संग्रह संदर्भों से कटे हुए को राजस्थान साहित्य अकादमी ने 1977 में कविता के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, संदर्भों से कटे हुए काव्य संग्रह, जिसको कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया था। साथ ही जनार्दन राय नागर सम्मान 2013 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने उन्हें साहित्य भारती की उपाधि से भी अलंकृत किया था। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं सावित्री
डागा जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस योजना के लाभार्थियों को अनाज मिलता है? तो हाल ही में ये किन लाभार्थियों को अनाज मिलेगा? एक देश एक राशन कार्ड के लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनाज मिलेगा। साथ ही ये जो योजना है 12 राज्यों में लागू है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना इसमें शामिल है। इसके तहत लाभार्थी किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकान से अनाज ले सकता है। और यह अधिनियम कौन सा है इसके अंदर? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने किस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को जारी करने का विचार किया है? तो ये कौन सी ऐप है? जित्सी ऐप। व्हाट्सएप, गूगल डुओ के बारे में हम जानते ही हैं। जूम ऐप अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग नोटिस निकाला कि इसे यूज़ नहीं किया जाए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जित्सी ऐप के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐप वीडियो से कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई को जारी करने का विचार किया है। प्रेजेंट में जो राजस्थान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है? इंद्रजीत मोहंती। तो आप इनका नाम ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राज्यों के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए तथा कोरोना महामारी से निपटने के लिए IGOT प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का पूरा नाम क्या है? तो हाल ही में ये केंद्र सरकार के HRD मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है राज्यों के फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें होगा क्या? इसके माध्यम से डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, हाइजीन वर्कर्स, तकनीशियन, सहायक नर्सिंग, मिडवाइफ्स, राज्य सरकार को एक कंप्लीट प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करवाया जाएगा और ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ से इसको मॉड्यूल को ले सकते हैं। देश में रैपिड टेस्टिंग किट से जांच किस राज्य में सर्वप्रथम शुरू हुई है? तो हाल ही में राजस्थान के द्वारा शुरू हुई है, लेकिन किट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने से इसको वापस लौटाया गया है। ICMR ने अभी थोड़े दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी है और जो भी चाइना से जो किट हमें प्राप्त हुए थे उस पर बातचीत चल रही है कि इसको किस तरीके से हमें वर्क करना है और जो भी ख़राब किट होगी उसे वापस लौटाया जाएगा। फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए केंद्र ने खरीद केंद्र 5 गुना करने का फैसला किया है। प्रत्येक 5 पंचायत पर कितने अस्थायी केंद्र बनाए जाएंगे? तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 गुना किया गया है, तो 5 पंचायत पर कितने अस्थायी केंद्र होंगे? 1। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ में वर्तमान में चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड किस राज्य के ग्राम पंचायत को मिला है? तो राजस्थान में टोंक जिले के निवाई में सुनारा ग्राम पंचायत को ये अवार्ड मिला है। साथ ही नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार ये कोटा जिले के लाटपुरा में चाखोड़ा ग्राम पंचायत को मिला है। तो ये दोनों ही आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोविड-19 के चलते आर्थिक संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री ने कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। मनी ऐप पॉसिबल ही नहीं है, ये RBI से संबंधित है। इसके बाद किसान रथ ऐप, ये हम देखते हैं आगे। किसान सम्मान निधि ऐप, ये भी हो सकता है और इनमें से कोई नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसान रथ ऐप, रथ परिवहन का एक सुगम हमारा आधार होता था पुराने ज़माने में, तो इसका जो ऐप अभी लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? किसान रथ ऐप। किसान सम्मान निधि ऐप, ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर। केवल वेस्ट बंगाल में यह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि आर्थिक संकट में फंसे किसानों की मदद के लिए और कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? प्रेजेंट में वर्तमान में किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है।
इसके साथ ही भाग 1 को हम यहीं समाप्त करते हैं। भाग 2 30 जून को अपलोड किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।